राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। आज मेरे साथ भाई सतबीर दलाल जी जुड़ रहे हैं। आप मूलतः रोहतक के रहने वाले हैं पर आजकल लंदन में हैं। सतबीर भाई राम राम। राम राम। कैसे हो अजीत भाई? सतबीर भाई एक बात बताओ, जी 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 जी। ये रामचंद्र जांगड़ा और राम कुमार गौतम जी से बहुत नाराज चल रही है पब्लिक, क्या चक्कर है? सर, दोनों ही बुजुर्ग नेता हो चुके हैं। आगे उनका कुछ दिखाई, उनको अपना स्कोप दिखाई देता नहीं। तो अच्छा जी। इसलिए इसलिए ये कि मनपसंद पैटर्न है सर। बीजेपी का लगा लीजिए, क्या और नेताओं का लगा लीजिए, या फिर मतलब एक तरह से अगर वो जाटों को गाली देंगे तो नॉन जाट उसमें खुश होंगे। और नॉन जाट खुश होंगे तो उन्हें लगता है, उन लोगों को लगता है कि शायद बीजेपी हमें एक बार फिर से मौका दे दे टिकट के लिए। रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के मेंबर है, तो वो शायद हो सकता है राज्यसभा का टिकट अगली बार भी चाह रहे हो। राम कुमार गौतम जी है। अब मेन राम कुमार गौतम जी की बात है तो वो इतने बड़े नेता है नहीं जितना वे बड़े हुए अपने आप को समझते हैं। तो उनको यही लगता है कि अगली बार पता नहीं टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा यही है, जो बीजेपी का पसंदीदा वो है चैप्टर है उसी को क्यों ना ओपन किया जाए। और लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट किया जाएगा तो उसमें नॉन जाट इकट्ठे हो जाएंगे, और जो जाटों की जो वोटरों की वो संख्या है सर, वो जाट कम्युनिटी के वोट है लगभग 21 से 25% लगा लो, 26%, ज्यादा से ज्यादा 30% लगा लो, हालांकि 22 22 22 23% है। लेकिन जो बाकी नॉन जाट है वो तो सर 70 से 75% है ना, तो वोटर तो वो ज्यादा हुए। तो लेकिन एक ये पता नहीं क्यों एक वो बना दिया गया है कि भाई जाटों ने शोषण किया है नॉन जाट का, जबकि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये फाइनेंस का लगा लीजिए या कुछ और लगा लीजिए, लोगों के मन में एक डाल दिया गया है जान पूछ के कि भाई अब नॉन जाट के जो पिछड़ेपन का कारण है वो जाट कम्युनिटी है। जबकि नॉन जाट कम्युनिटी ने बहुत से जाटों के साथ मिलकर ने उनके सहयोग के साथ अपने परिवार को पाला है, काम चलाया है, सब कुछ किया है। लेकिन एक ये पैटर्न बना दिया सर, और ये टिकट का चक्कर है, और कोई टिकट का चक्कर और किसी बात का चक्कर नहीं है। जी। नहीं, पर आप ये बताइए कि बीजेपी क्यों इंटरेस्टेड होगी कि उनके दो नेता जाटों को गाली दे रहे हैं? भाई, जाटों का तो अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिलता है। आप सर। मुझे एक बात बताइए, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है हम्म कि जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बहुत पीछे थी हम्म। और फिर अंत में बीजेपी ने सरकार बना ली और आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो क्या जी जाटों के वोट के बिना बीजेपी इतना वोट ले जाएगी? सर, जाट वोट भी दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का एक वो है ना सर कि बहुत दिनों तक जाट कम्युनिटी ने राज किया है हरियाणा के ऊपर। और अब उस राज के कारण कुछ तो अब दोबारा माइंड में ये डाला जा रहा है कि भाई जाटों को तो सिर्फ सीएमशिप चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जो दूसरे हैं वो जाटों के ऊपर अब हावी होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई इन जाट कम्युनिटी ने हमारा नुकसान किया है, हमें कुचला है, हमें दबाया है। तो अब बीजेपी के अंदर हमारा राज है, बीजेपी हमारी है। जबकि मैं ऐसा नहीं मानता कि बीजेपी सिर्फ नॉन जाट की है। कोई भी सरकार होती है सर वो सभी की होती है। लेकिन एक ये पैटर्न बना दिया गया है कि भाई जाटों को गाली दोगे तो नॉन जाट खुश होंगे, और नॉन जाट खुश होंगे तो बीजेपी की तरफ जाएंगे। और जो लोग इस तरह की फ्रैक्शन में वो करेगा तो वो ये उम्मीद करता है कि मैं बीजेपी को खुश कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के हाई कमान है जो उनको खुश कर रहा हूँ, और शायद मेरे को अगली बार वो कृपा दृष्टि करके टिकट दे दे। और टिकट के सिवा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टिकट की चाहत है सर ये। और बीजेपी हाईकमान को खुश करने की चाहत है कि देखो हम जाटों के इतने ज्यादा खिलाफ, और हमारे पीछे नॉन जाट जो लॉबी है वो लामबंद हो चुकी है और हमें पसंद करती है, और हमारे पास वोट है नॉन जाट के, तो इसलिए हमें टिकट दी जाए। ये टिकट का वो चक्कर है मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जी। कांग्रेस की हाई कमांड मतलब हम्म दिल्ली ने हम्म। हरियाणा में फाइनली हुड्डा साहब के सामने घुटने टेक दिए। हाँ, टेक दिए। और जबकि यह भी सच्चाई है कि इस बार जीता जिताया चुनाव जी। हराने में हुड्डा साहब की सबसे बड़ी भूमिका थी। जो लोग ऐसा कह सत... रहे हैं सर। नहीं, लोग नहीं सर, आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। लोगों के बस का कुछ ना है कहना। आंकड़े जो बोलते हैं ना, आंकड़े आंकड़े। सर
आंकड़े हो सकता है अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो टिकट वितरण का मामला है ना, वो गड़बड़ा है सर। ये सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अगर हुड्डा साहब नहीं चलाते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। अब पता नहीं, इसमें देखिए सर, कोई भी नेता है वो ये चाहता है कि उसके अपने बंदों को टिकट दी जाए, उन्हीं को जिताया जाए, कि कल को अगर सीएमशिप के ऊपर अगर झगड़ा होता है तो अगर उसके ज्यादा समर्थक होंगे तो सीएम वही बनेगा। इसलिए ये जो सीटिंग गेटिंग वाला था, पिछली बार भी जो 31 जो 2019 की बात है, उसमें भी 30-31 जो विधायक थे उसमें से 27-28 भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के थे। तो उन्होंने अब की बार भी यही सोचा कि ये 27-28 तो तुम्हारे पक्ष के हैं ही हैं, और मेरी इतनी ज्यादा हवा चली हुई है बीजेपी के खिलाफ, इतनी ज्यादा एंटी कमेंट्स है कि मैं जिसको भी टिकट दे दूंगा वो अब की बार जीतेगा ही जीतेगा। और इसी चक्कर में उन्होंने ये 27-28 तो ये थे, और बाकी उन्होंने अपने आदमियों को जो टिकट दिलवाई, ये सोच कर टिकट दिलवाई कि चाहे मैं जिसको भी टिकट दे दूंगा वही जीतेगा। और उन्होंने सीटिंग एटिंग का करके 27-28 वो थे कुछ अपने, और वो तो यही सोचा है कि कल को अगर सीएमशिप की उसके ऊपर होगा तो ये जो विरोधी धड़ा है जो उनका विरोध करने लग रहा है, कम से कम ये तो हावी नहीं होगा। और अगर कल को राहुल गांधी कोई फैसला लेंगे तो उसके अपने जो समर्थक हैं विधायक जो जीत का आएंगे वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए टिकट वितरण गलत करवाया, वो इस चीज को समझे ही नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी अगर जिन बीजेपी के सीटों खिलाफ है। पे जिन सीटों पे कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था हम्म। उसके खिलाफ हुड्डा साहब ने जो 17 बागी खड़े किए थे, वो बागी जो है इतने वोट ले गए कि ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया। 17 सर सीट कांग्रेस वो हार गई। अंबाला कैंट वाली सीट याद है, चित्रा सरवारा। सर मैंने बहुत बार कहा है कि टिकट वितरण कुछ हद तक गलत किया है, और जो विरोधी धड़ा है उसके जो कैंडिडेट थे, जो टिकट जी। कुमारी शैलजा जी ने दिलवाई या रणबीर सुरजेवाला जी ने या वीरेंद्र सिंह जी ने या किसी ने भी दिलवाई, उनको आपस में गुटबाजी के कारण एक दूसरे ने हराने का काम किया। तो अम्बाड़ा गुट की वो जो आप बात कर रहे हैं अम्बाड़ा कैंट की, वो नहीं मेरे नहीं पास। नहीं नहीं, शैलजा और सुरजेवाला के लोगों को हराने का काम तो हुड्डा ने किया। अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि एक दूसरे को हराने का काम किया। अब जैसे आप शैलजा जी की बात है, उसके जितने भी कैंडिडेट थे उसको हराने का काम जो पब्लिक करे वो ये है कि वो भूपेंद्र हुड्डा ने किया। तो अपने ही पार्टी के लोगों को हराने का प्रयास किया दोनों गुटों ने, भूपेंद्र हुड्डा ने भी किया, तो कुमारी शैलजा जो विरोधी गुट था उसने भी किया। तो इसलिए कुछ सीटें हार गई वो। चित्रा सरवारा जी के बारे में सर मैंने बहुत बार वीडियो बना के कहा है कि अगर अंबाला से चित्रा सरवारा जी को टिकट मिल जाती तो अनिल विज जी हारते ही हारते 200% बिल्कुल हारते। हारते, बिल्कुल हारते। और ये पर मैंने। हाँ, बोलिए। पर बात ये ना, उस हिसाब से तो फिर पूरी की पूरी 90 की 90 सीट, 90 की 90 टिकट हुड्डा साहब को मिलती। शैलजा को तो एक भी नहीं मिलती। सर कुछ जो राहुल गांधी जी है उन्होंने भी तो थोड़ा बैलेंस बनाने का प्रयास किया। तो कुमारी शैलजा जी के अकॉर्डिंग भी कुछ टिकटों का वितरण तो किया, कुछ थोड़ा ऊपर से भी सुनने में आया है कि जो महासचिव थे या फिर जो प्रभारी थे उनके कहने से भी कुछ टिकटों का वितरण किया गया। तो कुल मिला के भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो यही सोचा था कि मेरे अगर अपने 40-45 या 50 के आसपास मेरे अपने खुद के आ जाते तो सीएमशिप का कोई चक्कर ही नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस था सर अब की बार भूपेंद्र हुड्डा जी के अंदर कि, और ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने बहुत से जो नेता हुआ करते, जो सपोर्टर हुआ करते, जो पहले रह चुके नेता, उनको ये धमकी दी कि या तो आज हमारे साथ समर्थन करो नहीं तो 8 तारीख को हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, और 8 तारीख को हम बनने जा रहे हैं सीएम। तो इस चीज का भी नुकसान हुआ है सर। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भूपेंद्र उड़ा रहे हैं और कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार आने के बाद हम्म। क्या जाटों का कुछ मोह भंग हुड्डा साहब से हुआ है और कुछ वो वापस इनेलो की तरफ जाट वोट शिफ्ट हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? सर इनेलो की तरफ देखो इतना ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये एक जनरल पैटर्न होता है कि अगर सत्ता पक्ष के साथ रहा जाए तो उसमें नुकसान क्या है, कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। और जाट कम्युनिटी सर ये तो है नहीं कि भाई वो तो कट्टर विरोधी है बीजेपी के, ऐसा तो कुछ नहीं है। जाट कम्युनिटी है वो भी बीजेपी की तरफ आने लग रही है, और आना भी चाहिए अगर अपने काम करवाने और सत्ता पक्ष की तरफ उसने रहना है तो।
सर राज इससे क्या फर्क पड़ता है वो जाटों का है या कि बीजेपी का है या नॉन जाट का है। सरकार तो सरकार होती है, वो सभी के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। और रही बात जाट कम्युनिटी को खुश करने की, तो आजकल नायब सैनी जी है वो जाट कम्युनिटी के लिए काफी कुछ काम करने का प्रयास करने लग रहे हैं कि भाई जाट कम्युनिटी के वोट आ जाएं। सर ये डबल गेम है, इधर से तो मुख्यमंत्री है जो वो जाट कम्युनिटी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, और उधर रामचंद्र जांगड़ा जी और ये राम कुमार गौतम जी जैसे लोग हैं ये नॉन जाट को खुश करने का प्रयास करने लग रहे हैं। ये डबल गेम है बीजेपी का। अच्छा, ओवरऑल आप अभी तक जी। 1 साल से कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गया, हम्म। अभी तक नायब सिंह सैनी की सरकार को आप कैसे आंकते हैं? क्या रेटिंग है आपके हिसाब से? 10 में नायब कितने सिंह नंबर देंगे? 10 नायब में से सिंह कितने नंबर देंगे? नायब सिंह सैनी की सरकार कहाँ है सर? नायब सिंह सैनी जी ने तो खुद कहा है कि मेरे अंदर तो एक पीएन का ट्रांसफर करने की भी वो नहीं है, पावर नहीं है। तो आप इसको नायब सिंह सैनी जी की सरकार क्यों बोल रहे हैं? आप इसको खट्टर साहब की सरकार बोलिए। हाँ, रही बात पॉइंट देने की, तो मेरे हिसाब से सर अच्छा काम करे कोई भी सरकार वो ऐसा ही काम करती है। और कोई गलत काम नहीं किया है बीजेपी की सरकार ने, ना कोई झगड़े फसाद या फिर जो जाट नॉन जाट का ना कोई खुल कैसा हो गया, सबके लिए काम करने लग रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से नायब सैनी जी बहुत बड़ी आदमी है सर, बहुत ही बड़ी आदमी है। चाहे वो जाट कम्युनिटी हो, नॉन जाट हो, कोई और हो, चाहे इनेला को हो या कांग्रेस को, वो सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन मेन बात ये है ना सर कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, और ये फैक्ट है उनके पास जब कोई पावर ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। और इसका खामियाजा सर हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्राइम के मामले में आज जो हरियाणा है वो बिहार से भी आगे निकल चुका है। जंगल राज तो सर जंगल राज से भी ज्यादा बड़ा जंगल राज आज हरियाणा बन चुका है। आज जो गैंगलैंड है, जितने भी गैंग है वो हरियाणा के 100 से ज्यादा गैंग है सर, बड़े बड़े गैंग जो हरियाणा के अंदर है। आज कोई सेफ नहीं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि नायब सैनी जी अपने आप को ये मानते हैं कि भाई तू तो एक डमी सीएम है, तेरे पास तो कोई पावर नहीं है, इसलिए वो इतना ज्यादा वो काम कर नहीं पा रहे, वो सिर्फ लोग वो खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेन पावर है वो तो आज भी लोग ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब के पास है, और खट्टर साहब है सेंटर के अंदर। तो हरियाणा सर ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि यहाँ नए लोग नायब सैनी जी की सरकार मान रहे हैं, नए खट्टर साहब डायरेक्ट रूप से है इसमें। तो लोगों के पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है, करें तो करें क्या सर, ये बताइए। वैसे कुल मिला के अगर जो फैसले या काम या वो है तो वो ठीक ठाक काम होने लग रहे हैं, कोई बुरे काम नहीं होने लग रहे हैं। बीजेपी कोई बुरा काम नहीं करने लग रही है, चाहे वो नायब सिंह सैनी का चेहरा हो या फिर खट्टर साहब का हो या किसी का भी हो। सर एक बात बताओ आप, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना एक सीएम के लिए कितना मुश्किल काम होता है, यदि उसको अपना वोट बैंक का कंसिडरेशन ना हो? आप बताइए ना, सबसे बड़ा एग्जांपल उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं। जी। उनके राज्य में कोई जोर से खांस के तो दिखा दे, जोर से सर बोल के दिखा दो आप। कभी योगी बाबा ने ये कहा है कि मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है कि मैं एक पीएन की भी ट्रांसफर कर दूं? सर आप तुलना मत करिए नायब सिंह सैनी जी की और योगी साहब की तुलना मत करिए। तो वहां स्थिति अलग है, वो फुल फ्लैश आदमी है, पावरफुल आदमी है, वो सेल्फ डिसीजन लेने वाले आदमी है। यहाँ नायब सिंह सैनी जी सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे, और ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है। तो इसका क्या इफेक्ट है ये बताइए आप। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो सर एक बार बताइए, जब एक प्रदेश का डीजीपी ये कहेगा कि ये तो थार वाले और इन एनफील्ड वाले ये गुंडे होते हैं, तो सर ये एक डीजीपी के लेवल के आदमी की स्टेटमेंट होती है कि क्या प्रभाव गया होगा इस चीज का। तो इससे अच्छा अगर उनको लगता है कि सिर्फ थार वाले ही गुंडागर्दी करते हैं, एनफील्ड वाले ही गुंडागर्दी करते हैं, तो कंपनियों को बंद करवा दो, और जो भी थार उनके पास रजिस्टर आरसी होगी सबके पास व्हीकल वालों का नंबर होगा, उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दे, क्राइम खत्म। अगर वही गुंडे हैं तो ऐसा नहीं है सर, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई भी आदमी सीरियस नहीं है, न सीएम है, न डीजीपी है, न पुलिस है, कोई भी है। सर एक प्रदेश की पुलिस का मुखिया ही जब इस तरह की डायलॉग बाजी करेगा तो सर पुलिस क्या कर लेगी। और सर दूसरी बात ये है कि आज पुलिस के पास सर इतनी संख्या में स्टाफ ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है कि वो अपराधियों को पकड़ सके। एक क्राइम होता है, कोई एसएचओ चलता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, तब तक तो 4 और हो चुके होते हैं, उसके फोर्स ही नहीं है, तो सर कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा। आप ये होमगार्ड के भर्ती कर रखे हैं, ये एसपीओ भर्ती कर रखे हैं, ये 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं सर, ये क्रिमिनल के पीछे क्यों भागेंगे? पैटर्न ही गलत है सरकार का। सरकार पैसे बचाने के चक्कर में ये एचकेआरएन के
उस मामले में 20-20 हजार रुपए के भर्ती कर रखे हैं सर, चाहे वो पुलिस में हो या फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में 20-20 हजार के भर्ती कर रखे हैं। उससे क्या प्रोडक्टिविटी आएगी हरियाणा के अंदर? किसी आप टीचर शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख लीजिए, ये टीचर लगा रखे हैं HKRN के तहत 20-20 हजार रुपए, इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं दे सकता कोई भी प्रिंसिपल या हेडमास्टर। 1 मिनट में कह देते हैं 20 हजार रुपए में तो इतना ही काम होगा। तो सर हर डिपार्टमेंट का सतर तो सरकार ने गिरा रखा है, तो बताइए इसमें जंगल राज होगा या नहीं होगा, आप खुद बताइए। सरकार नहीं कोई भी हो सर एक जैसे काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो, इनेलो हो या फिर वो कांग्रेस हो, वो पब्लिक के लिए काम नहीं करती। सरकार सिर्फ अपने लिए काम करती है, नेता अपने लिए काम करते हैं, मंत्री अपने लिए काम करते हैं, आम जनता को दिखाने के लिए होता है। एक्चुअली में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं होता। रही बात ये विकास कार्य ये है सर, ये ठेके दिए जाते हैं, अपने आदमियों को ठेके दिए जाते हैं, बात खत्म। जी देखिए, मेरा अनुभव ये है जी कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसमें विल पावर होनी चाहिए। यस यस, यही तो मैं कह रहा हूँ सर। सर एक बात बताऊं आपको, जी 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, जी 8 हरियाणा बन जाएंगे। मानता हूँ सर, बिल्कुल मानता हूँ, 8 लेकिन वही हरियाणा। आपने अभी कहा ना विल पावर, मैं उस विल पावर की बात कर रहा हूँ। जब सीएम खुद अपने मुंह से कहेगा कि मैं तो एक चौकीदार की ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो विल पावर कहाँ से आएगी? विल पावर तो दिखा दी ना सैनी साहब ने, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरी विल पावर क्या है। जी पर ये बयान उन्होंने कब दिया था? ये तो तब दिया था जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अभी विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद तो कभी ऐसा नायब सिंह सैनी ने ऐसा बयान नहीं दिया। तो फिर सर आप मीडिया में है ही नहीं। अभी सर ये आईजी पूर्ण कुमार जी का वो मामला हुआ था, उन्होंने सुसाइड की थी, उसमें रामदास अठावले और एक वो नेता और हुआ करते, वो जब सीएम के पास गए थे तब उन्होंने कहा था, जब उन्होंने ये कहा कि भाई आईजी के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करिए, तब सैनी साहब ने कहा था, ये अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, कि मैं कहाँ से गिरफ्तार करूं, मेरे पास तो एक पीएन को ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं है। अभी की बात है सर, 2 महीने की। आप मीडिया में नहीं है क्या? बड़ा नहीं नहीं तहलका नहीं मच सर, गया था। ये कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात नहीं करता है। ये सब उड़ाई गई बातें हैं, चंडू खाने की खबरें हैं। मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरी बात हुई थी, मैंने सीएम ऑफिस में फोन करके बाकायदा एक ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये चंडू खाने की खबर उड़ाई हुई है और इस वक्त मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सांगठनिक या राजनीतिक, और वो अपने सारे डिसीजन स्वयं ले रहे हैं। सर हाँ, निश्चित मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर के गंभीर इश्यूज हैं और उनको एड्रेस करने की अविलंब तत्काल जरूरत है। हरियाणा में बहुत जबरदस्त गैंगलॉर्ड्स इकट्ठे हो गए, तैयार हो गए, और उससे अब आम जनता भी धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। सर आपने चंडू खाने की खबर कही ना, अभी एक लेटेस्ट मामला आया हुआ है अभय चौटाला जी के खिलाफ। कोई RS यादव जी हैं, उन्होंने कोई उनके ऊपर वो लगाया था, तो 1 सेकंड से पहले अभय चौटाला जी ने ये कहा था कि 100 करोड़ की मानहानि का दावा करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी मानहानि हुई है। अगर वो चंडू खाने की खबर होती तो रामदास अठावले जी के बारे में सीएम साहब को कहना चाहिए था कि मैंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या कभी उस चीज का खंडन किया? जब एक खंडन नहीं, ही नहीं रामदास किया। अठावले जी, देखिए, रामदास अठावले जी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। वो इस प्रकार की उलझुल राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और रामदास अठावले जी की कोई स्टैंडिंग मैं मानता नहीं हूं। और उनकी रामदास स्टैंडिंग अठावले जी ने उनकी स्टैंडिंग नहीं है। उनके साथ जो नेता थे, वो क्या नाम था उनका, नाम मैं थोड़ा वो नहीं कर पा रहा, उन्होंने कहा था, तो अगर उन्होंने ये खबर उड़ाई भी है तो सैनी साहब को जवाब देना चाहिए था कि ये गलत खबर है और मैंने ऐसा नहीं बोला। मेन बात उनकी खबर पर मत जाइए, रामदास अठावले जी के उसके ऊपर मत जाइए, वो जो दूसरे नेता थे उनके ऊपर मत जाइए। मेन बात ये है कि उस चीज का खंडन क्यों नहीं किया सैनी साहब ने? क्या उनकी छवि खराब नहीं हुई क्या? ये कहना चाहिए था उनको कि ऐसा मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और उसी से आज तक लोग उसकी बात का बतंगड़ बनाने लग रहे हैं और खुद उसी बात को लेके कहने लग रहे हैं कि भाई जब इतना कमजोर सीएम है कि एक सीएम का भी, वो एक पीएन का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फायदा क्या ऐसी सरकार का? उनको खंडन करना चाहिए था इस चीज का।
कभी किया? नहीं एक नहीं, ये बात बात बताइए। बताइए ना, हाँ, वो पूरन आईजी पूरन कुमार के केस में जी। डीजीपी को हटाया ना, तो वो किसने हटाया? हम्म। मुख्यमंत्री ने ही तो हटाया होगा। सर तो उस मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास सिपाही को भी ट्रांसफर करने की पावर नहीं है? एसएसपी रोहतक हटा दिया, डीजीपी हटा दिया, वो किसने हटा दिया? हो सकता है पीछे से आदेश आए हों। दूसरी नहीं नहीं, बात, ये तो हो सकता वाली बात नहीं। पीछे से भी अगर आदेश आए तो अल्टीमेटली फाइनली तो मुख्यमंत्री के आदेश पे ही तो डीजीपी और एसएसपी रोहतक का ट्रांसफर हुआ होगा। साथ स्टैंप लगती है सीएम साहब की, जो सीएम की कुर्सी पे बैठा, मान लिया ये चीज। लेकिन उस टाइम जो आप कह रहे हैं कि शत्रुजीत कपूर को और उनको एसपी को हटाया गया रोहतक के को, परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ने की संभावना थी सर कि नहीं हटाते तो कोई चारा ही नहीं था। एकदम से मामला भड़क जाता, तो उस चीज को कूल डाउन करने के लिए स्टेप उठाया गया था। और अब ये जो ओपी अब नए डीजीपी है, 31 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट हो रही है, उसके बाद देख लेना शत्रु कपूर जी आ जाएंगे दोबारा। खैर साहब, अभी जी। जो वर्तमान में अभी जो वर्तमान में हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, जी। आपने कहा कि जनता आमतौर पे संतुष्ट है मैं ऐसा मानता नायब हूं सिंह सर। सैनी की कार्यशैली से। मैं मानता हूं सर। तो चलिए साहब, जब जनता ही संतुष्ट है, आप कह हम्म। रहे हैं कि जनता में किसी किस्म का असंतोष नहीं है, मुझे तो नहीं जनता लगता। संतुष्ट है, हम्म। तो फिर तो सारी बात ही खत्म होगी। मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक सर। सेटिस्फाई रहनी चाहिए। सर अगर एक चीज कंट्रोल हो जाए, क्राइम कंट्रोल हो जाए ना, तो सर जनता को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। अब ये जो 20-20 हजार रुपए की जो जॉब है, ये भी लोग स्वीकार करने लग रहे हैं। उनको भी इसमें खुशी हो रही है, चलिए 20 हजार की तो मिल रही है। इसमें भी मैं नहीं मानता कि किसी तरह की कोई असंतुष्टि या और कोई है। मेन मुद्दा क्राइम कंट्रोल का है, वो नहीं हो पा रहा। रही बात काम करने की या विकास कार्य की, तो सर सरकार कोई भी वो करने का प्रयास करती है, जनता के लिए काम करने का प्रयास करती है, जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, चाहे भले ही उसके पीछे उसका मकसद कुछ भी हो। तो सरकार होती, इससे क्या फर्क पड़ता है सर कि आज बीजेपी की सरकार है या कल को हुड्डा की सरकार थी या हुड्डा की सरकार आ जाए या अभय चौटाला जी सीएम बन जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? सरकार तो सरकार होती है। मैं तो नहीं मानता बीजेपी की सरकार कोई बुरी सरकार है। तो जी। आम जनता जनरली नायब सिंह सैनी के काम से फिलहाल संतुष्ट है या ओके मामला है? चलिए साहब, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। जी। दोबारा किसी नए टॉपिक पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब जी। तक के जी। लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।